हाय एवरीवन, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन, जिसमें आपके पीवाईक्यू भी होंगे, अब चाहे वो जेईबीएंस के हों व चाहे एडवांस के हों। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो थ्योरी में हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, प्रॉपर्टीज तक हमने वहां पे कर लिया था, ज्योमेट्रिक मीन भी वहां पे हमने कवर किया था। अब हमें वहां पे कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उसकी हम अगर डिस्कस कर लें तो अभी तो हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ही डिस्कस करते चले तो हमारा ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को आज डिस्कस कर लेते हैं, कुछ को अगले लेक्चर में, कुछ को अगले लेक्चर में। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जीपी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, और अगर समय बचता है तो हम लोग एजीपी को भी शुरू कर देंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A1 A2 A3 be a GP of increasing positive terms, A1 A5 is equal to 28, A2 A4 is equal to 29, then A6 is equal to, देखो इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म से एक टर्म याद आया। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, a GP of negative terms is increasing and a GP of negative terms is decreasing। तो ये कब इसकी कंडीशन क्या होती थी, इफ देखो अगर कोई जीपी है पॉजिटिव टर्म्स के, मतलब इंक्रीजिंग जीपी है, वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। और अगर पॉजिटिव टर्म्स है वो जीपी का बट वो डिक्रीजिंग में है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, 0 से तो बड़ी होती है बट 1 से छोटी होती है। ठीक, तो ये कंडीशन आपको याद रहने चाहिए, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज आएगा। अभी एक जेई मेंस का क्वेश्चन करेंगे, वहां पे देखोगे इसका यूज आएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम एक जीपी की बात करें, अगर वो नेगेटिव टर्म्स में है और वो इंक्रीजिंग में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ जब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए बट 1 से छोटी होनी चाहिए। वहीं पर अगर डिक्रीजिंग है, नेगेटिव जीपी है बट वो डिक्रीजिंग है, तो इस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मतलब 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए, मतलब कि तैयार रहना चाहिए ना, याद रहना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं ना, एग्जांपल में जैसे देखो 2 4 6, ठीक है, 12 24 48, देखो अप टू सो वन, ये देखो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि एक इंक्रीजिंग जीपी है। ठीक, अब इंक्रीजिंग जीपी है, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव है, हाँ, इंक्रीजिंग है, हाँ, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से तो बड़ी ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो आर की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। ठीक है, क्योंकि जीपी हमारा ये वाला होता था, जीपी ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे हम लोग जीपी पर पिछले लेक्चर में हमने कर लिया है उतना। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट वाले का। ठीक है, फर्स्ट का। अगर सेकेंड की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने ले लिया 1 1/2 1/4 1/8 अप टू सो वन। अब देखोगे यहाँ पे नंबर्स लगातार कम रहे, 1 आधा, एक फिर आधा, फिर आधा, आधे का आधा, फिर आधे का आधे का आधे का आधा। ठीक है, यहाँ से देखोगे नंबर हर समय डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग जीपी, आर की वैल्यू कितना है, हाफ है। ठीक है, आर की वैल्यू कितना है, हाफ थी। ठीक, अब यहाँ से देखो आर की वैल्यू क्या हुई, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, हाफ। ठीक, तो इस कंडीशन में हमें ये पता चला कि जीपी अगर पॉजिटिवनेस है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 से बड़ी होगी या 1 के छोटी होगी, मतलब इनके बीच में ही कहीं होगी। ठीक है, अब इनकी जरूरत कैसे क्वेश्चन में पड़ेगी, इसी के बाद अभी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन 2025 का पूछा गया है इसी पे। ठीक है, अब देखो नेगेटिव टर्म्स, इसकी एग्जांपल की बात कर लें, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, -1 -1/2 -1/4 -1/8 अप टू सो वन। अब देखोगे यहाँ पे ये क्या है, इंक्रीजिंग जीपी है। ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी किसमें इंक्रीजिंग है, नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस कंडीशन में आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और हाफ के बीच में होनी चाहिए, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे कितना है, हाफ है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल कोई एक अपने दिमाग में सोचो, नेगेटिव टर्म होना चाहिए जीपी का और वो डिक्रीजिंग होना चाहिए।
जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, फिर -8 हो गया, फिर -16 हो गया। इस तरीके से जाओगे तो लगातार नंबर्स क्या हो रही हैं, घट रही हैं, ठीक है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग जीपी। तो इस कंडीशन में जो जीपी की वैल्यू आएगी आर, आर क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा, मतलब कि कुछ भी आ सकता है एक से बड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। यहाँ से आर के लिए कितना मिला, हमें 2 मिला, विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये क्या है, 0 से तो बड़ा है बट 1 से छोटा है, यहाँ पे वही कंडीशन है और यहाँ पर भी 1 से बड़ा होने की कंडीशन थी, ठीक। अब देखो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि A1 A3 A2 A3 ये क्या है, जीपी में है, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, ये पॉजिटिव टर्म्स वाला जीपी है, ठीक है। गिवन में क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। पहले हमारे पास गिवन में है A1 A5 इज इक्वल टू 28 एंड A2 A4 A2 प्लस A4 है, ठीक है। A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 29 दिया गया है, ठीक, 29। अब देखो इसके कई मेथड्स हो सकते हैं इसे सॉल्व करने का, ठीक है। हम मेथड 1 बताते हैं, ठीक है। मेथड वन क्या कहता है, जैसे देखो A1 A5 है, इसे हम ऐसा कुछ क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे ऐसा लिखना चाहें, इससे तो हमें कुछ मिलना है भैया, हमें चाहिए A6 चाहिए, A6 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, R चाहिए, और अगर ए भी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, है ना। हमें मतलब आर की वैल्यू हमें सबसे पहले चाहिए होगी, ठीक है। अगर हमें आर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इधर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखना चाहें, इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू ए आर पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा कुछ चलेगा जीपी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका A1 होगा, ठीक है, और जो फिफ्थ टर्म होगा 1 2 3 4 5 A5 क्या होगा आपका, A4 होगा भाई, यहाँ पे AR4 हो गया, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से तो हम यहाँ पे लिख लिए, दिस इज इक्वल टू 28 हो गया, ठीक। अब ये दोनों क्या मिलकर बना रहे हैं, ए स्क्वायर आर पावर 4 इज इक्वल टू 28। यहाँ से हमें ये एक इक्वेशन मिल रहा है भाई, बट इससे तो हम आर निकाल नहीं सकते, तो एक इक्वेशन और लाना पड़ेगा। उसको हम कैसे ला सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है A2 प्लस A4, इसको हम लिख के आ सकते हैं A2 कौन सा है, दूसरा वाला, ठीक है। अब अगर हम इसे इस फॉर्मेट में लिखें ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4, जैसे देखो A5 की जगह हम ए आर पावर 4 रखे थे, इसी तरीके से A2 की जगह हम क्या रखेंगे, ए आर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए आर प्लस A4 की जगह क्या रखोगे, A4 की जगह ए आर क्यूब इज इक्वल टू 29, दोनों में ए आर कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से बचा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और 29 नाउ हमें चाहिए यहाँ पे दोनों जगह ए स्क्वायर आर पावर 4 चाहिए, बट यहाँ पे हमें ए है आर है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमें यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर मिल जाएगा भाई। 29 स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है, ठीक। 781 ओ, अरे यार 29 है ना, 29 कितना होता था, 981 841 होता था भाई। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब हम अगर आर चाहिए हमें, ये तो यहाँ से हमें गायब होता हुआ दिख रहा है, अगर हम इसे डिवाइड कर दें, इफ वी डिवाइड बोथ इक्वेशंस, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर आर पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर, ठीक। अपान में यहाँ पे हमें मिल गया ए स्क्वायर आर पावर आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था गया, ठीक है भाई। कैलकुलेशन में एरर होता जा रहा है भाई। ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर आर पावर 4 इज इक्वल टू कितना था, 28 था, ये हमारा 841 आया था, ठीक। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, हियर हमारे पास क्या क्या बचा है भाई, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 841 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28, ये हमारे पास इतना कुछ बचा है अभी। अब आर चाहिए, आर में हो गया इक्वेशन, तो स्क्वायरिंग बॉक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 28 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 841 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नाउ
यहाँ से देखो अगर, तो हमारे पास क्या है 28 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ो तो ये बन जाएगा 28 इंटू 1 प्लस आर पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 841 आर स्क्वायर। ठीक, कितना मिल गया हमें 28 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 841 आर स्क्वायर मिला था, तो इसको तोड़ने पे ही हमें इतना मिल गया। ठीक, नाउ अगर हम 28 इंटू 1 प्लस आर पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 841 आर स्क्वायर, ये हमारे पास इतना है। अगर हम इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करके आर को एक साइड रख लें तो ये क्या हो जाएगा भाई 28 प्लस आर 28 आर पावर 4 प्लस 28 इंटू 2 56 आर स्क्वायर माइनस 841 आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अगर हम यहां से देखें तो हमें मिल जा रहा है 28 आर पावर 4 माइनस 56, 841 में से 56 घटा होगा तो कितना मिल जाएगा 5 8 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 785 आर स्क्वायर और इधर प्लस 28 इक्वल टू 0 मिल जा रहा है। ठीक है ना, अगर हम देखें यहाँ से ध्यान से देखें तो 28 और 28 कॉमन दिख रहा है, तो इसे भी अगर हमें 28 बनाना है, हमें ये पता है कि 28 स्क्वायर इक्वल टू 784 होता है, तो अगर हम इसे 784 लिखते हैं तो 28 आर पावर 4 माइनस 784 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 0। कोई गलती नहीं है क्योंकि हमने केवल 785 को ऐसा लिख दिया, माइनस 785 था इसे लिख दिया माइनस 784 माइनस 1, इससे तब ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, नाउ हम देखो यहाँ पे हमें इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन जब देखें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 18 आर स्क्वायर माइनस 1 और इधर आर स्क्वायर माइनस 28 आर स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू 0। हियर आर स्क्वायर इक्वल टू 28 और 1/28। ठीक है, बट 1/28 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स में आपको याद क्या रखना था, अगर पॉजिटिव टर्म में इंक्रीजिंग है तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, बट इस कंडीशन में आर की वैल्यू एक तो 28 थी, एक 1/28 थी, तो ये वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो आर की वैल्यू क्या होगी 28 होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें आर की वैल्यू मिल गई। नाउ हमसे पूछा गया था A6, तो A6 क्या होगा भाई, यही पूछा था ना, A6 इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक, A6 क्या हो जाएगा A इंटू A5 इंटू R5 होगा भाई यार, A इंटू R5 किस तरीके से देखो यहाँ A6 पूछा था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AR पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो AR पावर 5, बट हमें A भी नहीं पता, R तो पता चल गया R स्क्वायर, बट A की भी वैल्यू हमें नहीं पता। तो अगर हम ऐसा कुछ करते कि फर्स्ट इक्वेशन से हमें A स्क्वायर R पावर 4 की वैल्यू पता है, तो हम क्या करते स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दी SBS, अगेन SBS करने से यहाँ पे क्या मिल जाएगा A स्क्वायर 6 इज इक्वल टू A स्क्वायर R पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर 6 की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली वो हम ऐसा लिख सकते हैं A स्क्वायर R पावर 4 इंटू R पावर 6। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें चाहिए था क्या A स्क्वायर R पावर 4, इसकी वैल्यू हमें क्या है पता है, और R की भी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं A स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 28 इंटू 28 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर इक्वल 28 है तो R पावर 6 कितना होगा 28 क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर 6 A6 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 पावर 4, एक तो यहाँ से कट जाएगा 2 पावर। ठीक है, तो A6 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 784 इज आवर आंसर। ठीक है, 784 इज आवर आंसर। तो ये आपको पहला क्वेश्चन वो जो कि बहुत ही बड़ा मेथड था। ठीक है, अब यहाँ पे इससे भी छोटा मेथड अगर हम यहाँ पे देखें मेथड नंबर 2, तो वही सेम क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, रिपीटेड है क्या, यही पे कर लेते हैं ना मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, देखो हमारे पास गिवन में क्या क्या है A1 A5 और A2 A4, A2 प्लस A4। ठीक है, 29।
अगर हम आपसे कहें कि A1 A5 को हम और क्या लिख सकते हैं, जिस तरीके से देखो 1 + 5 इक्वल टू कितना आता है 6, इसी तरीके से 2 + 4 भी क्या होता है 6। तो यहाँ से देखो अगर A1 + A5 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं A2 + A4 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से A1 A5 जो हमें मिला 28, तो हम ऐसा लिख सकते हैं A2 × A4 इज इक्वल टू 28। इसमें कोई इशू नहीं है। A2 × A4 इज इक्वल टू 28 मिल गया। अब हमें A2 + A4 इधर से मिल रहा है और A2 × A4 इधर से मिल गया, ठीक। तो हम और क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हमें चाहिए A6। A6 निकालने के पहले तो हम अगर हम क्वाड्रेटिक वाला लास्ट में बताते हैं ना आपको। क्वाड्रेटिक से पहले एक मेथड और हम हमारे दिमाग में थोड़ा सा आ रहा है कि इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका कौन सा है, देखो हमने क्या किया कि A1 A5 को लिख दिया A2 A4। क्यों लिखा, 1 + 5 = 2 + 4 रहता है, तो यहाँ से हमने इस तरीके से ये भी लिख लिया, ठीक। यहाँ से तो हमें भाई ये मिल गया A2 × A4 = 28। और यहाँ से अगर हम देखें बाय ऑब्जर्वेशन जो हमें दिख रहा है कि A2 × A4 = 28 है, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 = 1 और A4 = 28। ऐसा क्यों, अगर हम इसके फैक्टर निकालें, इन दोनों को मल्टीपल मिला के 28 होना चाहिए। तो मान लीजिए कि एक फैक्टर 1 है तो दूसरा फैक्टर 28 होगा, ठीक है। अब हमें ऐसा कैसे पता कि A2 ही 1 होगा, A4 क्यों 1 नहीं होगा। देखो क्योंकि ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है, इंक्रीजिंग में आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये एक इंक्रीजिंग जीपी है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग जीपी, और पॉजिटिव टर्म्स में भी। तो यहाँ से हमें A2 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी और ये लेनी पड़ेगी, तभी ये क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग पॉजिटिव जीपी बनेगा। अगर हम ऐसा लिख लिए 28, फिर A1 बराबर 28, मतलब A2 बराबर 28 रख लिए और A4 बराबर 1 रख लिए, तो यहाँ से देखोगे तो 28 फिर 1, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इंक्रीजिंग जीपी है, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते, ठीक है, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो हमें जो मिला है भाई कि A2 बराबर 1 हो गया और A4 बराबर 28 हो गया। सो अगर हम ऐसा कुछ लिखना चाहे A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो हमें A2 पता है A4 पता है। अगर हम ऐसा कुछ लिखें A4 बराबर कितना होगा, A2 × A4 बराबर 28 था, तो A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से A2 × A4, A4 बराबर क्या हो जाएगा भाई, इंटू 1 करना हो तो कर सकते हैं ना, उसको कोई इशू नहीं है ना। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि A2 बराबर 1 था, तो A2 × A4 बराबर 28 था, तो A2 × A4 इज इक्वल टू, इसे हम लिख क्या सकते हैं, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं हुआ, A2 तो यहाँ से ये हट गया। इसे हम A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 और एक आर और दो आर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A2 × R² विच इज इक्वल टू 28। तो A2 की वैल्यू कितना था 1, तो A4 बराबर R² बराबर 28, इसका मतलब R² बराबर 28 है। अब R² बराबर 28, तो A6 कितना हो जाएगा, A6 इज इक्वल टू A2, A6 बराबर A4 × R², ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। A6 क्या है, A4 इंटू अगर हम R² करते हैं तो हमें A6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A4 की वैल्यू कितना था भाई 28, और R² की वैल्यू कितना था 28, 28 इंटू 28 विच इज इक्वल टू 784। ये आपका क्या हो गया, आंसर नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, ये मेथड नंबर 2 हुआ, ठीक है। वहीं पे अगर हम मेथड नंबर 3 की भी बात अगर हम करें, मेथड 3, इसको हम इरेज कर लिए, यहाँ पे गए, इसको
हम किए कॉपी, कॉपी हुआ। हाँ कॉपी तो हुआ शायद। ठीक है, यहाँ से हमने इसके आइडिया से अब मेथड 3 की बात कर लेते हैं भाई। मेथड 3 क्या कह रहा है देखो, A1 A5 हमें दिया गया है, A2 + A4 दिया गया। आपको ऐसा नहीं लगता ये आपको अल्फा बीटा इक्वल टू 28 दिख रहा है और ये अल्फा बीटा इक्वल टू 29 दिया गया है। तो हमें पता है भाई कि अगर हम ऐसा कुछ लिखना चाहें इसे मेथड नंबर 3 से, हमें पता है A1 A5 बराबर कितना है 28 दिया गया है, ठीक है। और A2 + A4 जो दिया गया है वो 29 दिया गया है। अब अगर हम इसे क्वाड्रेटिक की तरह देखें, बाई क्वाड्रेटिक, अगर हम ऐसा लिखना चाहें एक्स स्क्वायर, इस जनरल इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था 29, 29x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था 28 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, एक्स होंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक तो होगा A1 और दूसरा क्या होगा A4, A2 और A4। क्यों होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यही तो थे A2 और A4, मतलब कि एक x इक्वल टू A2 होगा और दूसरा x इक्वल टू कितना होगा A4 होगा। अब इसे सॉल्व कर लो। अगर हम इसे सॉल्व किए तो इधर बन जाएगा x माइनस 28, एक्स माइनस 28 और इधर क्या बच जाएगा x-1 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से x इक्वल टू 28 मिल गया और यहाँ से x इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, अब x इक्वल टू 28 और x इक्वल टू 1 ये क्या है A2 और A4। अब A2 क्या होगा, ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। नाउ यहाँ से हमें मिल गया A2 बराबर 1 और A4 बराबर 28। अब क्या करोगे, हमें पता है क्या, बीनो A2 इंटू A4 इज इक्वल टू 28। तो बाकी का प्रोसेस सेम, यहाँ से भी आंसर कितना आएगा 784, यही वाला सेम प्रोसेस यहाँ से डिक्टो कॉपी। अब देखो पहले मेथड में हमें कुछ ज्यादा समय लगा, हमने बहुत सारी लंबी कैलकुलेशन की ना, बहुत ज्यादा मेहनत करी, क्वाड्रेटिक भी लगाया, ये भी कॉमन भी लिया, ये लिया वो लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा सॉर्ट किया। यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक ही लगा के फुर्सत ले लिया ना। ठीक है, अब देखो जेईई 2024 का क्वेश्चन दिया गया है कि इन इन एन इंक्रीजिंग जीपी। देखो अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कौन सा जीपी है। अब आगे इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, पॉजिटिव टर्म है। अब पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग है तो मतलब आर की वैल्यू एक से बड़ी होगी, ये तो आपको दिमाग में ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक, नाउ द सम ऑफ द सेकंड एंड सिक्स टर्म्स इज 7/3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 49, देन द सम ऑफ द फोर्थ सिक्स एंड एट्थ टर्म क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना। देखो जी मीन 2024, ये देखो ये पिछले वाला क्वेश्चन कब आया था, 2025 का क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। अब ये वाला 2024 का क्वेश्चन है। देखो गिवन में जो जो है वो लिख लो। गिवन में क्या है, सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म इज 7/30, मतलब A2 + A6 इज इक्वल टू 7/30 दिया गया है, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 49। थर्ड मतलब A3 और फिफ्थ मतलब A5, ये इनका प्रोडक्ट जो है वो 49 है। देन द सम ऑफ द फोर्थ सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म, आपको A4 + A6 + 8 ये चाहिए। तो ये तो आपका बाई हाथ का खेल होगा ना, जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करे इसी तरीके से ये वाला कर लोगे। ठीक है, आपको बहुत मेथड बता दिया गया। ठीक है, नाउ ये क्या हो गया, H1 हो गया। जी मेंस 2025 का ये भी क्वेश्चन है, लेट A1 A2 A3 बी एन जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, जहां पे A3 A5 इतना दिया गया, A2 + A4 इतना दिया गया है। तो आपको 24 इंटू A1 A2 A3 देख देख रहे हो, 24 और 25 में ज्यादा अंतर नहीं है। देखो A3 A5 दिया गया है, यहाँ पर भी कितना दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म 49 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है 749 दिया गया है। A2 + A4 दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया है A2 + A6 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या था, A4 A6 A8 का सम बता दीजिए, यहाँ पर भी वही बताना है। 24 इंटू A1 A2 A3 का सम क्या होगा, ये तो आपको क्या कर ही सकते हो ना।
बताओ कर लोगे या बताएं? कर लोगे जहाँ तक लगता है मुझे, आप लोग इसे डायरेक्ट कर लोगे बिना पूछे इसे, ठीक है। बल्कि ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, आप कहोगे इतना सरल आता है जेई मेंस में, नहीं, हर पेपर का लेवल अलग अलग है ना, मतलब पेपर का लेवल तो वही है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन उतना ही इजी लगने लगेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन हार्ड लगने लगेगा ही, थ्योरी कितना अच्छा कर लो। अब देखो जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है यहाँ पे, A1 A2 A3 है, बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज 9 एंड द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म इज इतना, देन A1 A9। देखो क्वेश्चंस वही के वही है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम आपसे, ये क्वेश्चन आपको बताने का मतलब क्या हुआ, आपको तीन मेथड्स बता दिए गए, अब तीनों मेथड्स आप अगर किसी मेथड से भी करो, ये वाला कर लो मेथड टू, टू करो, थ्री करो, आप ये तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट कर लोगे भाई। चाहे जी में 2024 का क्वेश्चन हो, और 24 वाला कर लोगे तो 25 वाला आराम से कर लोगे, 25 वाला कर लिए तो ये वाला तो और इजी हो जाएगा भाई, आपने तीन क्वेश्चन इस तरीके से कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रैक्टिस लगातार बढ़ी जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 60 आ रहा है यहाँ पे, देखो इसका आंसर भी लिखा गया 60, आप इसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका H3 हो गया, ठीक। नाउ इफ द जीपी ऑफ 64, अभी तो कुछ चेंज हुआ, लगभग आपके चार क्वेश्चंस इसी के बेस पे थे, आपको ये इतना तो कर ही लेना है। अब H4 की बात करें, मतलब कि ये तो हमें देखना है ना कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कहा गया कि इफ इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म्स, मतलब कोई जीपी है 64 टर्म्स है, ठीक है, द सम ऑफ द ऑल टर्म्स is 7 times the sum of odd terms of the GP, then the common ratio of the GP equal to common ratio, मतलब R आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो बड़े पेशेंस के साथ हम इसमें अप्रोच कौन सी लगानी है इसे सॉल्व करने में, वो हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो गिवन में क्या क्या है, एक जीपी, जीपी को मतलब A1 A2 A3 ऐसा कुछ टर्म्स दिए गए, कितने टर्म्स हैं 64 टर्म्स, A4 अप टू कहाँ तक 64 टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है। अभी देखो अगर 34 टर्म्स है तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स एंड नंबर ऑफ इवन टर्म्स इसमें कितने कितने होंगे, आप लोग बताइए। नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितने होंगे, लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड सेकंड में बताया गया था कि ऑड टर्म्स कितने होंगे भाई, हाफ होते थे ना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए गए हैं वो इवन है, ठीक है, इवन है तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अगर ऑड है तो ऑड में एक प्लस हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे 64 क्या है, इवन है, इवन का मतलब क्या हुआ, दोनों में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 34 ऑड टर्म्स इसमें होंगे, और नंबर ऑफ इवन टर्म्स जो होंगे वो भी कितने होंगे, 32 होंगे, इसका मतलब इक्वल इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो कहा गया है कि इसका जो सम है वो क्या है, 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड नंबर, मतलब कि अगर हम A1 A2 A3 अप टू 64 तक इन सबको जोड़ें तो ये क्या है, 7 टाइम्स क्या है, ए ऑड है, ठीक है। मतलब कि ऑड जितना है उसमें अगर हम 7 टाइम्स का मल्टीपल कर देंगे वो क्या है, ये सभी 64 टर्म्स के सम के बराबर है, ठीक है। आपको एस एन का फार्मूला याद ही होगा, वी नो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - r पावर एन अपान में 1 - r, यही था फार्मूला। देखो लगाते हैं, अभी कहा गया है कि यहाँ से तो समझ में आ गया, द सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब A1 A2 A3 A4 अप टू कहाँ तक 64 तक 64 तक, A64, यहाँ पर भी A64 था भाई, ये इक्वल टू क्या है किसके, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स किसके, A1 A3 A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 अप टू कहाँ तक A63 तक, ये क्या है ऑड टर्म्स, दीज आर द ऑड टर्म्स, ये आठ टर्म्स होंगे ना, 1 होगा 3 होगा फिर 5 होगा 7 होगा 9 होगा, ऐसे करते करते क्या होंगे, ऑड टर्म्स यही होंगे, इसका 7 टाइम्स मल्टीपल्स ये इन सबमिशन के बराबर है, ठीक है। नाउ अगर हम यही फार्मूले से जाएं तो A1 क्या है आपका, ए इंटू 1 - r n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 64, तो r माइनस 1 - r पावर 64 अपॉन 1 - r हो जाएगा, ठीक है।
विच इज इक्वल टू 7 टाइम्स, अब इसका सम कितना होगा 1 + A3, इसमें कितने टर्म्स होंगे 32 टर्म्स, ठीक है। 7 इंटू 1 माइनस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका भाई, दो दो का गया, फिर इसमें इसका तो आर होगा, जिसका आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो सॉरी, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर पावर कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 32 अपान 1 - आर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 - आर कैंसिल, 1 माइनस R64, 1 - आर, नहीं 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 भाई, एक गलती हो गई इसमें, इसमें हम लोग आर लिख दिया है ना, तभी तो कहीं इसमें सभी कट जा रहे हैं, ये आर स्क्वायर होगा भाई। अगर आर स्क्वायर होगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये दोनों तो कटेंगे ही, बट ये दोनों तो नहीं कटेंगे, तो यहाँ से क्या हुआ A/1 - आर इज इक्वल टू 7/1 + आर इंटू 1 - आर हो जाएगा, 1 - आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, A + B - B, यहाँ से ए इज इक्वल टू 7/1 + आर, ये इतना हमें मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखोगे हियर ए इक्वल टू कितना था, ए इक्वल टू है इतना, ए की वैल्यू हमें गिवन थी इन जीपीएस 64 टन, द सम ऑफ कॉमन रेशियो इज इक्वल, कॉमन रेशियो आर पूछा था ना हमसे, आर की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी इधर से, 1/1 + आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + आर इज इक्वल टू 7, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूजिंग पार्ट कहाँ पे था, इसके कॉमन डिफरेंस में, कॉमन डिफरेंस का कितना था आर स्क्वायर था, इसका कितना है आर है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन रेशियो सॉरी, डिफरेंस ही बार बार निकलता है, कॉमन रेशियो जो ये जीपी है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितना मिल गया 6 मिल गया है, ठीक है। हमारे पास कितना मिल गया भाई 6 मिल गया है, 7 और ये तो एक 8 कट जाएगा ना, अरे 7 8 कहाँ काट दिया यार, ठीक है आर की वैल्यू 6 ही आ रही है, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन एक बार थोड़ा सा चेक कर लिया करो एक बार, ठीक। नाउ अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये तो हो गया है ना, ये तो हमने यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे 2023 का क्वेश्चन है कि फोर्थ टर्म ऑफ जीपी कितना दिया गया 50 दिया गया है, ठीक है। इट्स कॉमन रेशियो भी दिया गया 1/m, जहाँ पे m बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर n से, लेट एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस जीपी, if S6 is greater than S5 plus 1, then then the number of possible values of M, मतलब कि आपको M की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी वही आपसे पूछा गया है। देखो गिवन में क्या क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500, मतलब A4 बराबर 500 दिया गया है, ठीक है, और कोई नहीं दिया गया है, ठीक है। इट्स कॉमन रेशियो, इसका आर भी दिया गया है भाई 1/m दिया गया है, आगे देखते हैं, जहाँ पे m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है, जहाँ पे m बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर से, और Sn डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी, ठीक है। इससे तो हमारा कुछ मिलने वाला नहीं, आगे देखते हैं। इफ S6 इज ग्रेटर देन S5 + 1, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला हमें, जो S6 है वो क्या है ग्रेटर देन है S5 + 1 से, आगे देखते हैं। S7 जो है वो लेस देन है S6 से प्लस हाफ से, ठीक है। आपसे पूछा है कि यम की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है ना, अब इसके भी कई मेथड हो सकते हैं, कुछ मेथड्स यहाँ पे देखते हैं ना। मेथड नंबर 1 देखो, अब मेथड 1 से कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ पे लिया
मेथड वन, मेथड वन तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है भाई। अगर ऐसा कुछ हो जाए, हमें चाहिए m की पॉसिबल वैल्यूज। A4 बराबर 500 है, इसे हम लिख क्या सकते हैं, A4 इज इक्वल टू AR³ लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ कर दें तो 500 इज इक्वल टू A इंटू R³ कितना था, 1/m था, 1/m का क्यूब। ये तो हमें यहाँ से मिल गया, और यहाँ से अगर देखें S6 से, S6 क्या होगा भाई, S6 मतलब वन, अरे यार कहाँ गया, SN का फार्मूला पता है था ना, ये A इंटू 1 - RN/1 - R, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A इंटू 1 माइनस, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6, R6/1 - R, बट ये R की वैल्यू कितना है 1/m, यहाँ पे रखना पड़ेगा, अभी हम वैसे रख दे रहे हैं। ये S5 कितना होगा, A इंटू 1 - R5/1 - R हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। आगे A इंटू S7, A इंटू 1 - R पावर 7/1 - R इज लेस देन S6, मतलब A इंटू 1 - R6/1 - R प्लस हाफ। ये तीन इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक। हमें तीन इक्वेशन तो मिल रहे हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा लेंदी होने वाला है, तो इसे हम अभी ब्रेक पे, इसे ब्रेक करते हैं ना, ब्रेक। इसी के आगे हम थोड़ा सा अच्छा वाला स्टेप लगाते हैं ना, मेथड नंबर 2, ठीक। मेथड 2 अगर यहाँ से देखें, ये मेथड बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा बट, ठीक है, या फंस भी सकते हैं, बट ये मेथड बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है, ठीक है। इसको हम अभी यहाँ पे ब्रेक करते हैं ना। कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया लगता है किसे हम और सॉर्ट कर सकते हैं, आप जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। मेथड नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो हमारे पास जो गिवन में है S6 - S5 इज ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसा कुछ हमारे पास ये गिवन में है, ठीक। और यहाँ से जो हमें दूसरा इक्वेशन मिल रहा है S7 - S6 इज लेस देन 1/2, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो S6 - S5 क्या होगा भाई, टर्म 6 ही तो होता है, टर्म 6 इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ से S7 में से S6 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एस T7, ठीक है, यस का। S7 में से जब S6 घटता था तो वो T7 हो जाता था। तो हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह हमें जो दिखाई दिया, मतलब कि ये सरल क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी कर दिया, ठीक है। इजी कैसे हुआ, हमें यहाँ से दो इक्वेशंस मिल गए हैं, ठीक। अब टर्म 6 ग्रेटर देन 1 है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे टर्म 4 क्या होगा, आप बता दीजिए टर्म 4 क्या होगा। तो A4 हमें दिया गया है, A4 इक्वल टू 500 है, तो टर्म 4 क्या होगा, 500 इंटू R, ठीक है, 500 इंटू R, जबकि R की वैल्यू कितना था M, तो T4 बराबर क्या आ जाएगा, 500 इंटू 1/m हो जाएगा, ठीक है। बट हम इससे पूछा था भाई कि अ, ऐसा कुछ होने पे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m क्या होगा। अगर हम यहाँ से पेज को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, देखो T6, T6 क्या मिला था भाई, ग्रेटर देन 1, ठीक है। T6 को हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे A1 A, AR AR² और AR⁴ इसे हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से अगर हम T6 को लिखना चाहें
हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, T4 इंटू आर स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और T4 की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि 500 इंटू 1/m, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1/m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, T4 की वैल्यू हमें T4 ही हमें पता था ना, T4 दिया गया था भाई, यहाँ पे 1/m कहाँ से आ जाएगा। T4 कितना था, 500, ये गिवन था ना, टर्म दिया गया था, टर्म 4, ये देखो फोर्थ टर्म दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, T4 इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/m, 500 इंटू 1/m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम देखें तो T7 क्या होगा, T7 कितना था, ये वाला T7 को हम लिख सकते हैं T4 इंटू आर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो T4 की वैल्यू कितना था, 500 इंटू आर क्यूब, मतलब 1/m³ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि m बिलोंग करता है n से, मतलब नेचुरल नंबर से, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 500/m² इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 था, और ये किसका था, लेस देन 1 था। एंड 500/m³ इज लेस देन 1/2। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल गया m² इज लेस देन 500 एंड m³ इज लेस देन m³ इज ग्रेटर देन 5 2 जा 10, मतलब 1000, 1 2 3 5³ m³ इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो इनइक्वालिटी हमें ये मिल गई कि m² होगा 500 होगा, ठीक है, m³ होगा वो 1000 होगा। तो इन दोनों से देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स किसके बीच के बीच में, n की वैल्यू क्या होगी, 11 12 13, अप टू कहाँ तक होगा, 22 तक होगा। हमें चाहिए m² और m³, मतलब कि जिसका क्यूब करने पे हमें 1000 से बड़ा मिले। 1000 से बड़ा किसका क्यूब होता है, वो 11 का होगा, 12 का होगा, 13 का होगा, अप टू 22 तक होगा। ठीक है, 10 का, क्योंकि 1000 आ जा रहा है क्यूब। तो हमें यानी की वैल्यू तो हमें ये मिल गई, यानी की वैल्यू इतना होगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, आपसे यही पूछा था ना, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा था। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। सो हियर हमने देखा, क्या देखा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, वो कितना है, 22 - 11, दैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पे प्लस 1, दैट्स इक्वल टू 12 इज आर आंसर। 12, यहाँ पे देखो 12 इज आर आंसर। तो आंसर क्या है आपका, करेक्ट है। ये आपका जेईई 2023 का क्वेश्चन है। अब किस तरीके से हमने सोचा, जो गिवन था उसे लिख लिया। अब ये एक मेथड हम लगा सकते थे, बट ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा था ना, अब इससे सोल्यूशन लाने में बहुत ज्यादा आपको वर्क करना पड़ता। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा था, बट हमने ये वाला मेथड लगाया। ये वाले मेथड से हमने पहले टर्म जो क्योंकि T4 हमें पता था, हमने T6 और T7 में से कन्वर्ट कर लिया। अगर हमें इसमें कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें 1/m दी गई थी, तो यहाँ से हमें m के बारे में पूछा ही था, तो यहाँ से सॉल्व कर लिया। T4 के टर्म में तोड़ दिया, तो दोनों इक्वलिटी से देखा, यानी कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1000, यानी क्यूब इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1000, मतलब कि m की जो वैल्यू होगी वो ऐसी वैल्यू होगी जिसका रखने पे, इसका क्यूब करने पे वो 1000 से बड़ी है। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, यही नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे J-1 2014 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहा गया कि एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब पॉजिटिव आई। आगे सच दैट b बाई ए इज इंटीजर, ऐसा कुछ है कि b बाई ए इंटीजर है और एबीसी क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस में है। एंड द अरिथमेटिक ऑफ एबीसी इज b + 2, देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस a - 14 इज क्या होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन में क्या क्या है देखो, इन गिवन a, b, c, ये क्या है, जिम, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस में है। एंड द अरिथमेटिक ऑफ एबीसी इज b + 2, देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस a - 14 इज क्या होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन में क्या क्या है देखो, ए बी सी, ये क्या है
पॉजिटिव इंटीजर है, पहली बात तो ये दिया गया है, बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव। आगे सच दैट बी बाई ए इज एन इंटीजर, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया कि जो बी बाई ए है वो बिलोंग करता है आई से। इफ ए बी सी आर इन जी जीपी, ठीक है, कहा गया कि ए बी और सी किसमें है, जीपी में है। किसमें है, जीपी में है। इसका मतलब अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी तो हो गई होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस टू। एंड ऐसा कुछ भी दिया गया है, इसको और फर्दर तोड़ लो भाई, ये बी बाई ए है, वैसे भी सी बी बाई एक में लिखोगे सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, और अरिथमेटिक मीन वाला भी दिया गया है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी के में क्या क्या भाई, ये है बी प्लस टू है, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू बी प्लस टू है भैया। इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस सी बाई थ्री इज इक्वल टू बी प्लस टू होगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा भाई, ए प्लस बी, ए प्लस सी, अगर हम सी के टर्म में लिखे तो ये क्या बन जाएगा, थ्री बी प्लस सिक्स बन जाएगा, ठीक है, या प्लस बी इस पे इधर ही ऐड कर लो। ए प्लस सी जो हमें मिला वो कितना मिला, बी को उधर भेज दिए तो ये बन जाएगा टू बी। अगर हम इसको उधर भेज दिए तो ये बन जाएगा टू बी प्लस सिक्स बन जाएगा, ठीक है। टू बी प्लस सिक्स मिल जा रहा है, इधर से और कुछ तो मिलेगा नहीं इसको, और हम और अगर हम तोड़ना चाहें तो और तो हम तोड़ नहीं पा रहे। अब यहाँ से देखो सी की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, अगर हम इसे इस टर्म में तोड़ दिए इन दोनों टर्म से देखो तो हमें क्या मिल जा रहा है, हियर ऐसा कुछ दिख रहा है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी प्लस सिक्स दिया गया है। अगर हम सिक्स की जगह क्या रख दें, हमें मिला था सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए दिया गया था, ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू सी दिया गया था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सी की जगह हम देख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू टू बी प्लस सिक्स हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर मतलब वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाई ए प्लस सिक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से देखोगे तो बी, अगर हम इसको एक साइड रख लिए तो बी बी स्क्वायर माइनस टू बी, बी माइनस वन बी बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, तो टू बी बाई ए और इंटू वन, तो देखो ये बन जा रहा है आपका बी बाई ए माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिक्स बाई ए मिल जाएगा, ठीक। अब इधर से देखें तो हमें जो मिला है वो कितना था, बी माइनस ए बाई बी बाई ए माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स बाई ए मिल रहा है, तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट बी बाई ए माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स बाई ए शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू या तो जीरो होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए, या तो दो होना चाहिए, या तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए, पांच होना चाहिए, या छह होना चाहिए इसी में से कुछ होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, ऐसा कोई यहाँ से डिजिट लीजिए जिससे इसे सिक्स को डिवाइड करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ऐसी कंडीशन केवल किस पे बनती है, वन पे, बाकी सभी वैल्यू क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो ए इक्वल टू कितना है, वन है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सिक्स बाई वन इक्वल टू सिक्स, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स वन जा वन से तो नहीं बन रहा भाई, सिक्स से बन रहा है, तो सिक्स से बनने से क्या हो जाएगा, सिक्स बाई सिक्स दैट्स इक्वल टू वन, वन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, वन स्क्वायर इक्वल टू वन, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई, सिक्स मिल गई, ठीक है, ए इक्वल टू सिक्स मिल गया। नाउ हमसे जो पूछा गया था ए स्क्वायर, हमसे
पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ए स्क्वायर प्लस ए -14 अपॉन ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, लेट दिस बी, अगर हम इसे ई मान के चले तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 14 अपॉन 6 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 - 14 अपॉन 7, 18 में से 14 गया, 4/7 है, सही है। क्या कर रहे हो भाई, हमें मिला था 16 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर था ना, 6 6 जा, अभी नो ए इक्वल टू 6 है, अरे यार डिलीट हो गया। हमें क्या मिला था, ए स्क्वायर -a प्लस 14 बाई ए प्लस 1, ऐसा कुछ था ना, ए स्क्वायर प्लस 14 माइनस प्लस ए था, माइनस -14, और ये कितना था, बस ठीक है, इसे हमने ई माना था। अब ए इक्वल टू 6 था, यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस ए मतलब 6 -14 अपान में 6 + 1, यहाँ से 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 -14 अपान 7 हो जाएगा, यहाँ से 14 28/7, यहाँ से कितना आ गया, 4, 4 इज आर आंसर। आंसर कितना है आपका, 4 है, ठीक। तो ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं, आंसर यहाँ पे 4 मैच कर गया, ठीक। ये 2014 का एडवांस का क्वेश्चन है, इस तरीके से एडवांस में पूछा गया था, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिखा गया कि जेईई में 2023 में पूछा गया सवाल, लेट द फर्स्ट टर्म अल्फा एंड द कॉमन रेशियो आर ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पॉजिटिव इंटीजर इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 3303, देन द सम ऑफ द 3 टर्म्स इज इक्वल टू, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, IMP, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, टर्म 1 ये क्या है, अल्फा, एंड इसका कॉमन रेशियो जो है, ठीक है, कॉमन रेशियो वो कितना है, आर है, ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है, बिलोंग्स टू आई प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। आगे देखते हैं, इफ द सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर किसका, इसका फर्स्ट 3 टर्म्स इज 3303, इसका मतलब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3303, 33033, ऐसा कुछ दिया गया है। आपसे पूछा गया देन द सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज इक्वल टू, आपसे पूछा गया है कि इन तीनों टर्म्स का सम क्या होगा। अब अगर हम आपसे कहें कि T1 इक्वल टू अल्फा दिया गया है, तो T1 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर लिखोगे, और अगर T2 को T1 के टर्म में लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा इंटू आर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग, प्लस T3 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, अल्फा, अल्फा इंटू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ कह सकते हैं अभी, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना, कि हमने केवल क्या किया है, T1 को अल्फा के बराबर पुट कर दिया, टर्म 1 हमारा क्या होता था, A1, या फिर हम इसे A भी कह सकते थे, ठीक है। तो हमारा जो A है वही तो अल्फा है, तो अल्फा, टर्म 1 मतलब अल्फा 1 का स्क्वायर, ठीक है, अल्फा का स्क्वायर, टर्म 2 मतलब अल्फा इंटू आर, ठीक है, अल्फा इंटू आर का स्क्वायर, टर्म 3 का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू आर क्यूब, अगर हम इसे ए मान लेते हैं तो ये क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है, ऐसे कुछ होता था ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, ऐसा कुछ। तो यहाँ से ये बन गया हमारा ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3303। नाउ अगर हम इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर अल्फा अल्फा कॉमन ले सकते हैं ना, आर स्क्वायर,
अगर हम अल्फा कॉमन ले लिया अल्फा स्क्वायर, तो इधर से क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा पावर 4 हो जाएगा। ठीक, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसी के टर्म में लिखना चाहें तो 11 इंटू 11 3 33 इंटू कितने टाइम्स हो जाएगा, 33 33 1 33 0 33 1001 चेक कर लेते हैं भाई। 1001 में अगर हम 33 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 33 0 30 यही आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसे हम इस फैक्टर में तोड़ ले। इसे फैक्टर में तोड़ने का मतलब क्या हुआ, हम इस इक्वेशन को पुट कर सकते हैं एक दूसरे के बराबर। तो 11 इंटू 3 इंटू 1001 आया। ठीक, अब इसे और क्या तोड़ सकते थे, 101 11 1 जा 11 9 जा 99, ये तो एक बार और कट रहा है भाई। इसे हम और क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 1। ठीक है, 13 जा इतना करने पे 121 इंटू 3 इंटू 9 9 3 जा 27 इंटू 1। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास इतना सब मिल गया है। अब इसको और फर्दर तोड़ने से क्या हो जाएगा, अल्लाह, अल्फा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, अल्फा इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 91 3 3 3 1 3 9 3 27 273 आ गया। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन से निकालें तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर और अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 11 मिल गया। ठीक है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक, और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 इज इक्वल टू 273 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, क्या हो जाता, सम हो जाता ना। अब अगर इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन क्या लो, पहले तो सीक्वेंस में लिखोगे आर पावर 4 आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये इसको भी इधर लेके चले आओ, इसको भी इधर लेके चले आए तो बन गया ये माइनस 272 इज इक्वल टू 0। ठीक, पावर 4 प्लस आर कितना यार, प्लस 17 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर माइनस 272 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो इधर बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस 17 और यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लिए तो इधर कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 17 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर प्लस 17 आर स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो मिला वो कितना है, आर स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, माइनस 17 है ना। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ड्यू टू अल्फा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से ये तो वैल्यू होगा नहीं, आर की वैल्यू क्या हो गई 4। अब हमसे पूछा क्या था, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स इक्वल टू, इन तीनों का सम क्या होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज पहले भी हमें वार्निंग दी गई थी ना, जब पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब क्या होगा, आर इज द आई पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें पूछा गया था R4 और अल्फा तो हमें पता चल गया कितना 11, तो टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 क्या होगा, अगर हम टर्म 1 की बात करें 11, दूसरा का टर्म क्या होगा 11 इंटू 4, तीसरा का टर्म क्या होगा 11 इंटू 4 का स्क्वायर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। यहाँ से देखो 11 कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस 4 प्लस 16, तो यहाँ से 16 4 20 21 11 इंटू 21
यही दिख रहा है। 21 वन जा 21, कैरी वन, कैरी वन, कैरी टू, 21 1, 22 23, 231 इज आवर आंसर। आंसर मैच कर लो भाई, आंसर क्वेश्चन, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखो टाइम तो लग रहा है क्योंकि समझा रहे हैं कैलकुलेशन करने में। अब देखो जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट जीपी है ये, ए आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट जीपी है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता था, समेशन होता था, और इसका मतलब क्या होता था, प्रोडक्ट होता था। इन्हीं तो एपीजीपी जो भी होगा, है ना। तो देखो ये इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। कहा गया कि इफ जो सबमिशन है ए आर एन, कहाँ से कहाँ तक, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, वो दिया है 57, और दिस इक्वल टू दिस, देन ए प्लस 18 आर, मतलब हमें ए और 18 की वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी, ठीक है। इसको किस तरीके से करोगे, यहाँ से देखो, अगर हम इसकी बात अगर हम करें, ये क्या है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, वो कितना था, 57 है। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब, ठीक है, आर 3 n है। फिर ए क्यूब आर 3, यानी कि 2 रखने पे क्या मिल जाएगा, 3 2 6, 3 × 2 प्लस आर ए पावर 3 आर पावर 3 × 2 मतलब 6 हो जाएगा। ये मिल जाएगा ए क्यूब इंटू आर पावर 3, मतलब 3 3 9। इस तरीके से चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, 9947 दिया गया है, ठीक। यहाँ से देखो ए बाई 1 - आर कितना होगा, 57। यहाँ से ए क्यूब बाई 1 - आर क्यूब कितना होगा, 9947। बाकी अब आप कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क H4। ट्राई करिए कि आपको क्या चाहिए, ए प्लस 18 आर चाहिए, तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशन से कंपेरिजन करा के ए और आर में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब 24 में कहा गया कि ए बी दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और 11 टर्म ऑफ जीपी whose first term is a, 11th term of GP whose first term is a and third term is B is equal to pth term of another GP whose first term is A and fifth term is B, then P is equal to, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है इसमें ना। देखो कहा गया कि ए बी दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना, ए और बी दोनों अलग अलग नंबर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट इक्वल टू बी दिया गया है। आगे देखते हैं, और क्या है, रियल नंबर्स है, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। लेट 11th टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, ये दोगे, लेट 11th टर्म ऑफ जीपी whose फर्स्ट टर्म इज ए, मतलब जीपी वन जो है, जीपी वन है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए, एंड थर्ड टर्म इज बी, एंड T3 इक्वल टू बी इज इक्वल टू द pth टर्म ऑफ अनदर जीपी, ठीक है। इसका मतलब जो T11 होगा वो क्या होगा, टी pth होगा, whose फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी whose फर्स्ट टर्म इज ए एंड फिफ्थ टर्म इज बी, ठीक है। GP2 की बात कर ले, कहा गया कि whose फर्स्ट टर्म इज ए एंड फिफ्थ टर्म इज बी, मतलब GP2 का टर्म 1 कितना है, ए, और टर्म 5 कितना है, बी। तो आपसे पूछा है P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, दो ईपीस दी गई है और दोनों में कहा गया कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है। GP1 में टर्म 1 जो है ए है और टर्म 3 है बी है, और टर्म 1 जो है, टर्म 11th जो है वो टर्म pth के बराबर है, और जो सेकंड जीपी है उसका टर्म 1 जो है वो ए, और टर्म 5 जो है वो बी के बराबर है। आपको पी की वैल्यू बता देना है, ठीक है। देखो टर्म 11 आपको पता है, यहां से देखो टर्म 11 कितना है, किसके बराबर है, टर्म 11 इज इक्वल टू टर्म पी एफ। अगर हम इनसे और
ये दोनों टर्म इसको हम सेपरेट करने के लिए इसे टी डैश मान लिए, इसे टी डैश 5 मान लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, T11 इक्वल टू टी डैश पी हो गया, ठीक है, या फिर टी डैश पी। अब यहां से देखो, बी जो होगा वो ए आर स्क्वायर होगा, ठीक है। बी वाई इक्वल टू ए आर स्क्वायर होता था, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक। यहाँ से आर स्क्वायर को इज इक्वल टू कितना मिल गया था हमें, बी बाई ए मिल गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल गया है कि बी इज इक्वल टू ए, इसका आर को हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं, ठीक है। इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना होगा, ए आर पावर 4, तो आर पावर 4 जो होगा वो कितना हो जाएगा, बी बाई ए, और दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं तो कट के 1 हो जाती, ठीक। सो अगर ऐसा कुछ दिया गया है, आर स्क्वायर इक्वल टू बी बाई ए और कैपिटल आर आर 4 इज इक्वल टू बी बाई ए मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, इन दोनों को इक्वल करने से क्या मिलेगा भाई, कुछ तो मिलने वाला नहीं है हमें। यहाँ से T11 इज इक्वल टू टी पी डैश चाहिए, इसे हम लिख क्या सकते हैं, ए इंटू R10, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर टी डैश, मतलब दूसरे के वाले का है ना, पी है, पी टर्म की बात हो रही है ना, तो एक कम होगा, ठीक है, तो पी माइनस 1 टर्म होगा, ठीक। R10 हमें यहाँ से ये मिल गया आर स्क्वायर, ठीक है, तो R10 क्या होगा, ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, R10 भैया, R10 ए इंटू आर स्क्वायर, और इसका अगर हम 5 पावर कर दें, यहाँ पर भी ए इंटू, इसको इस कुछ करने से फायदा मिलेगा, देखते हैं। ए आर स्क्वायर को हम बी लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, बी बाई ए पावर 5 इज इक्वल टू बी बाई ए पावर आर माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये R4 था। हमसे पूछा है वो स्पष्ट पी इज इक्वल टू ना, पी की हमें ये पी था, आर की वैल्यू हमने बी की टर्म में लिख दिया, बी और ए के, अब हमें पी पी के बीच में रिलेशन तो मिल गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी वाई ए बी वाई दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ से पी माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 20+1, तो पी बराबर कितना मिल गया, 21 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हम ये भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। मेन बात थी इसे हमें सॉल्व करना, हमने इसे इस फैक्ट में जब हमने लिखा, यहाँ से हमें देखो T1 इक्वल टू ये दिख रहा था ए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से, और यहाँ से लिख सकते थे T5 को लिख सकते थे ए आर पावर 4 लिख सकते थे,
ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो मेन बात होती है ना, जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, उससे पहले एक बार लिख लिया करो। उसे लिखने से क्या होगा कि आपको पता हो जाएगा कि ऐसा ऐसा हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं ना, क्वेश्चन में अप्रोच किस तरीके से बनानी है, यहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2025 में पूछा गया सवाल, इफ द सम ऑफ द सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी इज 21 एंड सम ऑफ एट्थ एंड 10th 12th टर्म इज इतना, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। ये आप करेंगे होमवर्क। ये होमवर्क नंबर कौन सा है, H4 हो गया ये, और ये H5, पांचवा होमवर्क। जी में 2024 का क्वेश्चन, लेट टू सेकंड एट्थ एंड 44th टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी बी respectful respectively the first and third terms of GP. If the first term of AP is 1, then the sum of ये तो दोनों का इन्वॉल्व लग रहा है ना, ये इसका है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एपी और जीपी दोनों के क्वेश्चंस की। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है सेकंड एट्थ एंड 44th टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी बी respectively first second and third terms of the GP, if the first term is AP of the AP is 1, then the sum of its first 20 terms is equal to, देखो कहा गया टर्म 2 जो है, ठीक है, टर्म 2 अल्टरनेटिव बी रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब टर्म 2 जो है वो 1 प्लस अल्फा है, ये इसका टर्म 1 है। ठीक है, किसका, जीपी का, एपी का जीपी, ऐसा कुछ दिया गया है, दोनों का मिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एपी प्लस जीपी दोनों मिक्स, एपी प्लस जीपी। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिला कि जो टर्म 2 है एपी का वो क्या है 1, तो कुछ यहाँ पे है टर्म 1 किसका, जीपी का, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं ना। और टर्म 8 जो है, टर्म 8 वो किसके बराबर है, टर्म सेकंड के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 7D हो जाएगा। ठीक है, अल्फा या डी ही लेके चलो भाई, 1 प्लस डी हो गया, ये 7 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और 44th टर्म में क्या हो जाएगा 1 प्लस 43D हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया टर्म 3, ये हो गया टर्म 2। ठीक है, यहाँ पे टर्म 2 और ये टर्म 3, ये किसके टर्म्स हैं, ऑफ अ जीपी be respectively first, second and third terms of the GP if the first term of the AP is 1। ठीक है, मतलब कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। ठीक है, अगर AP का फर्स्ट टर्म 1 क्या है, ए इक्वल टू कितना दिया गया 1 दिया गया है, अगर 1 दिया गया है तो कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल लोगे। ठीक है, दूसरे का क्या होगा, अगर कॉमन डिफरेंस भी मिल जाए एंड देन द सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स इज इक्वल टू, मतलब आपको S20 निकालना है। तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, T1 इंटू T3 होगा, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं ना। T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 इंटू T3, तो T2 क्या है 1 प्लस डी, 1 प्लस 7D इज इक्वल टू T1 क्या है टर्म 1, 1 इंटू टर्म 3 तो 1 प्लस टर्म 1 कितना था 1 प्लस डी था। ठीक है, अभी वैल्यू नहीं रखते। टर्म 3 कितना है 1 प्लस 43D। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 49D स्क्वायर प्लस 14D इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 14D होगा, 1 माइनस 1 हो गया, माइनस 14 हो गया, और यहाँ पे 14 में ये कितना था यार,
वन प्लस है यार, प्लस प्लस। सोचिए 43, 143 है। ये कितना था? प्लस था, तो ये कितना हो जाएगा? 1। फिर इधर जाएगा -14, इधर जाएगा 14 नहीं यार, ये प्लस है, मतलब 43, 43 डी। और यहाँ से हो जाएगा ये डी प्लस डी, और इधर +43 डी स्क्वायर। ठीक है, ये तो उठ गया इधर। यहाँ से 49 डी स्क्वायर, और 43 या 42 इधर चला गया 14, यहाँ से बन जाएगा -28 डी। और इधर बचा क्या? इधर एक से एक भी गया, 43 डी स्क्वायर इक्वल टू 0। 43 और यहाँ 6 बन जाएगा, 6 डी स्क्वायर -28 डी इज इक्वल टू 0। ठीक है। कट तो नहीं रहा यार, यहाँ से माइनस कहाँ से आ गया? यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस आ रहा था ना, तो ये 44 -40। कंफ्यूजिंग 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 भाई। कहाँ पे हम लोग थे? ये कितना बन जा रहा था? 49 आके इधर बन जाएगा 43, और ये बन जाएगा 6 डी स्क्वायर। एक से एक तो कट गया, 14 डी इधर है और 43 डी, और एक डी इधर है, ये दोनों हो जाएगा 44 डी। और इधर जाके बन जाएगा 30। 4 4 गया 0, 10 गया 30। यहाँ से 30 डी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिलेगा, एक तो -5 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखें, कहा गया कि कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा हमें? डी तो 0 होगा नहीं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगा। अब आपसे कुछ पूछा गया था, S20 पूछा था। नाउ S20 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 19 इंटू डी कितना मिला हमें? डी यहाँ से प्लस का 5, तो यहाँ से S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 19, 19 टू 95, तो यहाँ से 10 इंटू 97 दैट्स इक्वल टू 970। ये हो गया आपका सोल्यूशन। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। कितने क्वेश्चन हो गए यार? H5 हो गया, H6, 7 और 8। ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें अभी यहाँ पे करने हैं। ठीक है।